हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं। तो लास्ट टाइम हमने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के कुछ एग्जाम्पल देखे थे और कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। आई होप सो आप लोगों ने कर लिया था। ओके, जैसे जो एग्जाम्पल नंबर ये 1 है, इसका आंसर आप पाएंगे कि यहाँ पे हमने ये पूछा था कि ऑर्डर 2 के जो हैं कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आता है 7। ओके, और प्लस एक वो एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो है टोटल 8 एलिमेंट्स आते हैं जिनका ऑर्डर फाइनाइट होता है। ओके, बाकी सब इनफाइनाइट होता है। ठीक है, सो यू कैन से हियर आर 8 एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। फाइनाइट ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इसको जरा सॉल्व करते हैं कि जी जो है आपका जेड पी इंटू जेड पी दे रखा है, इंटीजर मॉड्यूलो पी। ओके, सो इसमें ये पूछा गया है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पी, पी के कितने पी ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। सो सबसे पहली बात आप ये जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ जेड पी कितना होता है। ऑर्डर ऑफ जेड पी होता है पी। ठीक है, अब पी के पॉसिबल डिवाइजर्स क्या होंगे, वही पॉसिबल ऑर्डर होगा एलिमेंट्स का। राइट, सो डिवाइजर क्या है इस पी के, एक तो 1 है और एक तो p है। ठीक है, मतलब क्या कि ZP के अंदर जो है जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर या तो 1 हो सकता है या तो p हो सकता है। ठीक है, आपको एक एग्जांपल याद दिलाती हूँ, जैसे Z3 का है तो 3 यहाँ पे प्राइम नंबर है। ठीक, तो यहाँ पे 0 1 और 2 ये आ गया, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी है इट इज 1, और जो बाकी के दो एलिमेंट है इनका ऑर्डर जो है 3 होता है। ठीक है, सो या तो 1 है या तो 3 है, ऐसे ही इसके अंदर। तो 1 तो आइडेंटिटी का हो गया, मतलब बाकी एलिमेंट्स का ऑर्डर हो जाएगा पी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर ऑफ जी कितना है। ऑर्डर ऑफ जी है आपका इट इज पी स्क्वायर। ठीक है, तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 1, एक हो जाएगा पी। क्या पी स्क्वायर हो पाएगा, सवाल है, पी स्क्वायर हो पाएगा क्या। चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, एक आइडेंटिटी आता है। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पी। ठीक है, अब पी ऑर्डर के कितने एलिमेंट हो जाएंगे। अब देखो ये ZP है। ठीक है, और ZP क्रॉस ZP की बात चल रही है, तो पी ऑर्डर का कैसे पॉसिबल होगा, या तो यहाँ पे 1 ऑर्डर का होगा, यहाँ पे पी ऑर्डर का एलिमेंट होगा, या तो इधर पी ऑर्डर का एलिमेंट होगा, इधर 1 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, या तो दोनों जगह पी ऑर्डर के एलिमेंट होंगे। ठीक है, उसी केस में जो एलसीएम है वो पी आ रहा है। ठीक, अब देखिए इस केस में 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 1 ही होंगे, और पी ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे ZP के पास, तो इट इज 5 ऑफ पी। ठीक है ना, जैसे ZN के अंदर कोई किसी डी ऑर्डर का जो एलिमेंट होता है इट इज 5 ऑफ डी होता है। ठीक है, आपने पिछले वाले वीडियोस देखे होंगे। पी का कितना हो जाएगा, 5 ऑफ पी हो जाएगा, और 1 ऑर्डर का एलिमेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर पी ऑर्डर का एलिमेंट कितना हो जाएंगे, 5 ऑफ पी हो जाएंगे, और वापस से 5 ऑफ पी हो जाएगा। ठीक है, आप इनको कैलकुलेट कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, पी माइनस 1। ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा पी माइनस 1, बिकॉज वी नो दैट कि 5 ऑफ पी इज इक्वल टू पी माइनस 1, प्राइम नंबर के केस में ऐसा होता है। ठीक है, और ये कितना आ जा रहा है, पी माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा टोटल, ये टोटल आ जाएगा आपका, ये दोनों हो जाएगा 2p माइनस 2। अब इसको खोलते हैं, प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, ये आ जा रहा है। तो 2p से 2p कैंसिल हो गया, दो में से एक गया तो 1 यानी कि -1। सो आंसर इज पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब मैं सवाल पूछ रही थी कि क्या पी पी स्क्वायर एलिमेंट का कोई ऑर्डर होगा, ये मेरा क्वेश्चन था, और आंसर है नो। व्हाई, बिकॉज देखो अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए यहाँ पे कितने, ऊपर एक आइडेंटिटी था 1, और नीचे कितना आ गया, पी स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर। आ गया ना ऑर्डर ऑफ जी के बराबर। इसका मतलब ये है कि पी स्क्वायर ऑर्डर का इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। हाँ, चाहो तो आप लिख लो यहाँ पे। ओके, कि नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर इन ZP क्रॉस ZP। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो का हम अब शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर आपने आज का वीडियो स्किप किया तो आई थिंक सो आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब हम जो है बात करते हैं एक नए एग्जाम्पल की, कि इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है। मान लीजिए जी है आपका Z11, 11 आप समझ ही रहे हो क्या है, 11 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आप इसको जनरलाइज करके ZP भी लिख सकते हो, खुद ही फॉर्मूले बना सकते हो। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिया है कितनी बार, ठीक है ले लेते हैं, मान लीजिए 100 बार ले लिया मैंने। ठीक है, अब सवाल ये है कि बताइए इसमें एक ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा,
11 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, इस तरह से। ठीक है, सो वी नो दैट कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 कितना हो जाएगा, इट इज 1 हो जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 11 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 11 हो जाएगा आपका। जैसे हमने यहाँ ऊपर किया ना, कितना हो रहा था, पी स्क्वायर माइनस 1 हो रहा था। अब पी स्क्वायर मतलब क्या कि पी और पी को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे 11 कितनी बार मल्टीप्लाइड है, 100 बार मल्टीप्लाई है। तो 11 की पावर 100, और इसमें से एक माइनस कीजिए, क्या एक माइनस करेंगे तो आप पाएंगे कि वो क्या है, वो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, बस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका ZP है, ZP इंटू ZP इंटू अप टू सो ऑन ZP, मान लीजिए n टाइम्स, आप इसका यहीं पे फॉर्मूला लिख लीजिए कि मान लीजिए ZP क्रॉस ZP जो है वो n टाइम्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर P कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर P हो जाएगा आपका जितना ये है, P की पावर n -1। ये -1 कौन सा है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, और इसका रीजन भी आप समझ ही चुके होंगे कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इस केस में जो ऑर्डर है एलिमेंट का वो दो ही हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका 1, एक हो सकता है आपका P, और एक तीसरा पी स्क्वायर की पॉसिबिलिटी है, लेकिन उस केस में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि एलसीएम जो है कभी भी आपका पी स्क्वायर आने वाला ही नहीं है किसी भी केस में। ठीक है, मैक्सिमम जो आपका ऑर्डर होगा इस केस में इट इज पी। ठीक है, तो अगर सबका पी पी भी हो जाता है तो पी कॉमा अप टू सो ऑन पी, अगर आप इन सब का 100 टाइम्स है ये। ठीक है, इन सब का अगर आप एलसीएम भी लोगे तो भी आंसर पी ही आएगा। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है आपका क्राइटेरियन फॉर जेड n1 n2 अप टू सो ऑन nk, ये आपस में मल्टीप्लाइड है, आइसोमॉर्फिक टू zn1 इंटू zn2 इंटू zn3 अप टू सो ऑन znk। ठीक है, मतलब क्या कि ये वाला जो सेट है आपका zn, ये इसके साथ कैसे आइसोमॉर्फिक होगा, क्या क्राइटेरिया है, आप ये समझ रहे हैं कि आप इसको कंसिडर कीजिए एज अ जेड एन। ठीक है, अभी इस एन का हमने फैक्टराइज करके ये लिखा हुआ है। ओके, अब ये जेड एन जो है, इस जेड एन को हम टुकड़ों में बांट सकते हैं, मतलब एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं दूसरे Zn1 Zn2 Zn3 अप टू सो Zn ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मान लीजिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 25 है, तो 25 को मैं 5 × 5 लिख सकती हूँ। उसी तरह से हम एक नंबर को छोटे नंबर में डिवाइड कर रहे हैं, वैसे ही ये भी यहाँ पे बस साइन इक्वल टू है और यहाँ पे आइसोमॉर्फिक है। ओके, तो क्या क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया ये है आपका कि Zn1 n2 up to so on nk, this is isomorphic to Zn1 into Zn2 multiplied up to so on Znk, if and only if this is only possible, ये पोर्शन इसके आइसोमॉर्फिक तभी होगा if ni and nj, ऑब्वियसली यहाँ पे i इज नॉट इक्वल टू j है, आर रिलेटिवली प्राइम। कहने का मतलब ये है कि आप ये भी कह सकते हो कि आपस में वो हो जाएंगे को प्राइम। ओके, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इसी चीज को ऐसे भी कह सकते हो कि जीसीडी ऑफ एन आई कॉमा एन जे इज इक्वल टू। ठीक है, तो मतलब क्या कि ये वाला जो पोर्शन है वो Zn1 इंटू Zn2 इंटू Znk के आइसोमॉर्फिक तभी होगा जब ये जो नंबर है ना आपस में ये कैसे हो, रिलेटिवली प्राइम हो, यानी कि इनका जीसीडी 1 हो, तभी हो पाएगा ये चीज। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका Z15 है। ओके, अब मैं Z15 को कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे ये लिख दीजिएगा, Z15 को लिखा जा सकता है 3 × 5। ओके, अब ये आपका Ni है, ये Nj है। अब ये जो है आइसोमॉर्फिक लिख सकती हूँ मैं किसके, Z3 इंटू Z5 के। ओके, क्यों, क्योंकि ये जो आपस में है ना ये दोनों नंबर 3 और 5, ये रिलेटिवली कैसे हैं, प्राइम है, यानी कि इनका जीसीडी 1 है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये इस थ्योरम का कहने का मतलब है। तो इसके लिए आपको जो है आइसोमॉर्फिक होने का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है तो बता देती हूँ। सबसे पहली बात मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि आइसोमॉर्फिक को अगर मैं सिंपल सी भाषा में कहूँ कि आपका ग्रुप G1 है, मान लीजिए ग्रुप आपका G2 है,
ठीक है, तो दो ग्रुप को मैं आइसोमॉर्फिक कब कहूंगी कि ये दोनों का जो है ना स्ट्रक्चर सेम होता है। ओके, स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेम होता है, बस इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं ना वो अलग अलग टाइप से, या फिर आप कह सकते हो कि अलग तरीके से लेबल किए जाते हैं। ओके, किसी में हो सकता है आपका 1 2 3 4 के फॉर्म में हो, और किसी में जो है वो रोटेशन के फॉर्म में हो, है ना। एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम आपको दिया था। लेकिन अगर मैं फॉर्मल डेफिनेशन कहूँ तो G1 जो है वो G2 के आइसोमॉर्फिक तब होता है, पहली बात, कि एक, मान लीजिए एक टी, टी एक फंक्शन है। ओके, ये एक तरह का फंक्शन है, तो एक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, ये जो टी है ये बाइजेक्टिव होना चाहिए, यानी कि 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ पता नहीं तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप प्लीज़ अपना बेसिक क्लियर करें, और इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। ठीक है, तो एक बार आप होमोमॉर्फिज्म वाली प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। मान लीजिए मैंने ले लिया एक Z2 इंटू Z2 इंटू Z3 क्रॉस Z5। ओके, अब ये ऊपर वाला थियरम क्या कहता है कि आपका जो Zn इंटू Zm है वो एक, वो आइसोमॉर्फिक होता है Znm के। ठीक है, अगर आपका n और m, इफ n और m का जीसीडी जो है 1 है, आप इसको भी जो है एक नोट के फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ, अलग अलग तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 और 3 को कंसिडर करो। अब 2 और 3 आपस में इनका जीसीडी कैसा है, 1 है। ठीक है, तो मैं 2 और 3 को जो है एक साथ मतलब मल्टीप्लाई कर सकती हूँ और एक ही फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो इस चीज को मैं लिख सकती हूँ Z6 इंटू Z5। ठीक है, वहीं पर अगर देखा जाए, क्या मैं इस पहले वाले पोर्शन का कुछ कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि 2 और 6 का जीसीडी 2 है, तो इसको मैं मिलकर एक नहीं बना सकती, इन दोनों को मिलाकर मैं 12 नहीं बना सकती। ओके, 2 6 12, ध्यान रखिए यहाँ पे Z12 को मैं आइसोमॉर्फिक नहीं कह सकती किसके, Z2 इंटू Z6 के, बिकॉज 2 और 6 का जो जीसीडी है वो कितना है, इट इज 2। बट यहाँ पे 6 और Z5 को देखिए, इन दोनों को देखिए, तो 6 और 5 आपस में कैसे हैं, को प्राइम है। ओके, आपस में ये रिलेटिवली प्राइम है, सो वी कैन मल्टीप्लाई दीज टू, और इसको जो है एक बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 इंटू, इसको आप एक लिख सकते हो। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो और एक लिख सकते हो, यानी कितना, ये Z30 बन जाएगा। अब सवाल ये है कि हमको ये करना क्यों है, क्या आफत आ रखी है इसको करने के लिए। तो आफत इस तरह से आ रखी है कि जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया Z15 का, इसको मैं आइसोमॉर्फिक लिख सकती हूँ Z3 इंटू Z5 के। ठीक है, तो इससे हो ये गया है कि ये जो Z15 वाला ग्रुप है ये बहुत बड़ा ग्रुप है। हालांकि अभी तो छोटा ही है, इसको स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको जो है छोटे ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब Z3 को स्टडी करना बड़ा ही आसान है और Z5 को स्टडी करना बड़ा ही आसान है ना। तो इससे क्या हो गया कि हम जो है इन दो ग्रुप की मदद से इस ग्रुप को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मुझे बस यही पूछ लेना है कि बताइए किसी स्पेसिफिक नंबर को मैं लेती हूँ तो क्या उस ऑर्डर का एलिमेंट Z15 के पास होगा। ठीक है, तो वो मैं कैसे बता सकती हूँ, इन दो ग्रुप को देखकर। तो बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, एक बड़े ग्रुप को छोटे ग्रुप में बांटकर स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, वो आसान रहता है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं, यूएन का। जैसे अभी हमने Zn के लिए देखा ना कि किस तरह से जो है Zn को हम बांट सकते हैं, क्या उसी तरह से यूएन को भी बांटा जा सकता है, एंड द आंसर इज यस। ओके, यूएन को भी हम लिख सकते हैं एज एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ओके, एज एन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ओके, तो इस केस में भी यही है कि आपका जो यू एम एन है, ओके, मान लीजिए यू एम एन है। ओके, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाइड है, तो ये जो है आइसोमॉर्फिक हो जाएगा यू एम क्रॉस यू एन के। ठीक है, कब होगा, दिस इज इफ एंड ओनली इफ अगर आपका जीसीडी ऑफ एम एंड एन, ओके, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जीसीडी
ओके, अगर मैं कई बार जीसीडी ना लिखूं और ओपन ब्रैकेट रख दूं तो आपने समझ लेना है कि मैं जीसीडी की बात कर रही हूँ। ये कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम जो यूएन है इसको भी हम तोड़कर जो है छोटे यूएन में बना सकते हैं, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इंपॉर्टेंट मैं हेडिंग नहीं दे रही हूँ बट चलो दे ही देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसमें थोड़ा याद करने वाली चीज है ये। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका U105 लेती हूँ। अब देखो ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो क्या अब आप ये करते बैठोगे कि क्या आप 105 इस नंबर से छोटे और इससे रिलेटिवली प्राइम नंबर ढूंढो, फिर उसको स्टडी करो, फिर हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालो, फिर ये निकालो कि कितने एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर कोई स्पेसिफिक नंबर है। क्या ये करते बैठोगे इसके लिए? एंड द आंसर इज नो। क्या कीजिए आप, इस सिंपली जो है इस 105 को एक बार आप प्राइम फैक्टराइज करके देखिए। ठीक है, तो ये 3 से जा रहा है तो 3 3 ज़ा 9, 3 पंजा 15 और 7 5 ज़ा 35। ओके, तो 105 के प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहे हैं 375। तो इसको मैं लिख सकती हूँ u ऑफ 3 × 5 × 7। ओके, और ये आपस में कैसे हैं, रिलेटिवली प्राइम है और वैसे भी प्राइम है। तो ये इस ऊपर वाले का कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो। यहाँ पे भले ही मैंने 2 नंबर के लिए किया है, आप इसको n नंबर के लिए भी कर सकते हो, यानी कि m n और यहाँ पे p भी होता तो भी इस तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट में, जैसे हमने ऊपर zn के केस में स्प्लिट किया था, वैसे यहाँ पे भी कर सकते हो। तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू U3 क्रॉस U5 इंटू U7। ठीक है, अब हो क्या गया, अब मैं U3 को अच्छे से जानती हूँ, मैं U5 को अच्छे से जानती हूँ और मैं U7 को अच्छे से जानती हूँ। ठीक है, तो इन तीनों को अगर मैं थोड़ा एनालिसिस करूं इन तीनों का, तो हम जो है U105 को भी अच्छे से जान लेंगे। ठीक है, उसी तरह से देखो अभी मैंने जैसे ऊपर था वही चीज है इसके साथ भी, कि जैसे U3 और U5 है। ओके, तो ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लगा दो आप, ये U3 और U5, 3 और 5 आपस में कैसे हैं, रिलेटिवली प्राइम है, तो इनको एक जैसा लिख सकते हैं। यानी क्या कि दिस इज आइसोमॉर्फिक टू, इनको एक जैसा आप लिख सकते हो, यानी कि 3 5 15, सो इट कैन बी रिटर्न एज U15 इंटू U7। ठीक है, उसी तरह से ऑब्वियसली 15 और 7 को जो है वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो U105 ही आएगा। ठीक है, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। उसी तरह से 105 इज आइसोमॉर्फिक टू, अब देखो मैं ये वाला पोर्शन लेती हूँ, कौन सा, 5 और 7 वाला। ठीक है, तो U3 इंटू U35। ठीक है, उसी तरह से आप जो है 3 और 7 को भी एक साथ ले सकते हो, इस 3 और 7 को भी एक साथ ले सकते हो, तो U ऑफ 105 इज आइसोमॉर्फिक टू U 3 7 ज़ा 21 इंटू U5। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है देख सकते हो कि कोई ये जो नंबर है U105 ये किसके आइसोमॉर्फिक। रीजन मैंने आपको बता दिया है कि इसको छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, और हमें पता है छोटे छोटे वाले जो ग्रुप होंगे इनके बारे में हमें पता होगा, और इनकी मदद से हम जो है इस बड़े ग्रुप के बारे में पता लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया कि बताओ कि क्या कोई नंबर है D, इस ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है क्या 105 में। ठीक है, तो डी ऑर्डर का एलिमेंट पॉसिबल है क्या, किसमें पॉसिबल, इन U105। ठीक है, मान लीजिए ऐसा सवाल आ गया, तो आप जो है ऐसा नहीं करेंगे कि आप U105 को ही सॉल्व करते बैठ रहे, नहीं, उसको टुकड़ों में बांट दो। ठीक है, देखिए कोई पॉसिबिलिटी है क्या, इस ऑर्डर का कोई ऐसा नंबर है इनके अंदर जो आ सकता है, जिनका एलसीएम डी आ सकता है, इस तरह से। ओके, चलिए अब कुछ नोट करने वाली बातें जो डायरेक्टली मैं आपको बता देती हूँ, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं डायरेक्टली। ओके, नोट कह दो, फॉर्मूले कह दो, रिमेंबर कह दो, कुछ भी हेडिंग डाल दो। सो जो आपका U2 होता है, ओके, ये आपका आइसोमॉर्फिक होता है Z1 के बराबर। ओके, Z1 यानी क्या, कि आपका 0। ओके, बिकॉज U2 के अंदर क्या आता है, U2 के अंदर सिर्फ 1 ही आता है। ओके, यहाँ पे 0 का मतलब है आइडेंटिटी। ओके, कि जो U2 है वो आपका Z1 की तरह है, भले यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि U2 के अंदर 0 एलिमेंट आ रहा है, नहीं, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू दिस। ओके, उसी तरह से आप ये कह सकते हो कि नेक्स्ट U2 हो गया, फिर नेक्स्ट बारी
टू का स्क्वायर यानी कि U4 किसके आइसोमॉर्फिक होगा? जरा आप ही दिमाग लगा दीजिए, इसके अंदर तो 1 था। U4, अब U4 के अंदर कौन कौन एलिमेंट आता है? एक 1 आता है और एक 3 आता है, यानी कि 2 एलिमेंट आते हैं। ठीक है, तो 2 एलिमेंट किसके पास भी होते हैं? Z2 के पास होते हैं। सो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। ओके, उसी तरह से U8 देख सकते हो, यानी क्या कि अगर इन जनरल में U2 की पावर R कह दूं तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 इंटू Z2 की पावर R माइनस, ये आपने ध्यान में रखना है। ओके, कि U ऑफ 2 की पावर R इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2 की पावर R माइनस 2। ओके, दिस इज पॉसिबल, दिस इज फॉर, देखो हमने 2 तक तो डिस्कस किया था, 1 और 2 पावर तक डिस्कस किया था, ये R यहाँ पे जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। ओके, इसको ध्यान में रखेंगे बिकॉज इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं, मतलब एग्जाम्पल में बहुत यूज होगा। ठीक है, अब मान लीजिए U2 की जगह कोई भी प्राइम नंबर आ गया, 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर P आ गया और उसकी पावर R पूछा है, तो क्या होगा? सो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z फाइव ऑफ P की पावर R। ओके, यहाँ पे P जो है 2 के बराबर नहीं है क्योंकि वो हमने ऑलरेडी उसके लिए फॉर्मूला देख ही लिया ऊपर। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि आपका UN और ZN इनके बीच में खास रिलेशन है, वो इस तरह का रिलेशन है। ठीक है ना, चलिए, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब ये कैसे समझ में आएगा? जब हम एग्जाम्पल देखें। ओके, अभी हमने ऊपर एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था, उसी को लेते हैं। अभी हमने U105 की बात करी थी और ये किसके आइसोमॉर्फिक था? ये आइसोमॉर्फिक था आपका U3 इंटू U5 इंटू U7। हमें मालूम है कि आप कोई भी नंबर ले लो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं तो ये वाले फॉर्मूले हम आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखा आपने कितना ब्यूटीफुली नंबर्स और ग्रुप को रिलेट किया गया है। अब देखा अभी ऊपर कि जो U3 है ये किसके आइसोमॉर्फिक है, ये वाला फॉर्मूला लगाइए। सो ये जो है आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके? U3 आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z फाइव ऑफ 3 के, यानी Z फाइव ऑफ क्रॉस, ये आइसोमॉर्फिक होगा Z फाइव ऑफ 5, ये Z फाइव ऑफ, ओके, यानी क्या यही चीज 5 ऑफ 3 कितना होता है? Z2 हो जाता है। 5 ऑफ 5 कितना होता है? Z4 होता है। ओके, सो दिस इज Z4। और 5 ऑफ 7 कितना होता है? इट इज Z6 होता है, बिकॉज वी नो दैट 5 ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू P माइनस 1, बस एक माइनस ही करना होता है। तो आपने देखा कि U105 जो है वो Z2 क्रॉस Z4 क्रॉस Z6 के आइसोमॉर्फिक है। तो देखिए इनको स्टडी करना कितना आसान है ना? सबसे सिंपल ग्रुप होता है आपका Zn का। So we understand Z2, we understand Z4, we understand Z6, and therefore we understand U105, right? Okay. एक और सिंपल सा एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि U100 का क्या होगा? U100, सो U100, अब 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो कितना आ जाएगा? U100 को लिख सकते हैं जैसे कि 10 का स्क्वायर है तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। सो U इसको लिख सकती हूँ मैं 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ओके, अब ये दो नंबर आपस में 4 और 25 ये दोनों कैसे हैं? आपस में रिलेटिवली प्राइम है, यानी क्या मैं इसको तोड़ सकती किसमें? U2 का स्क्वायर इंटू U5 का स्क्वायर, इस तरह से। और अब ऊपर वाला फॉर्मूला लगाइए कि U2 स्क्वायर किसके आइसोमॉर्फिक होता है? Z2 के। ठीक है ना, ये जो है आपके किसके आइसोमॉर्फिक होते हैं? Z2 के। और U5 स्क्वायर ये किसके आइसोमॉर्फिक हो गया? Z5 ऑफ 5 स्क्वायर। ओके, अब हमें 5 ऑफ 5 स्क्वायर निकालना है। फॉर्मूला आपको याद है क्या होता है कि 5 स्क्वायर माइनस 5 की पावर एक माइनस कर लेते हैं, 2 में से एक गया तो 1, यानी कितना कि ये तो 25 हो गया माइनस 5, यानी कितना 20। तो ये आ गया आपका, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 इंटू Z20। ओके, U100, राइट। अब देखो एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन मैं जो ऊपर से कह रही थी तब से कि किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का एलिमेंट पता करने के लिए, तो इसमें देखो Z2 क्रॉस Z20। ओके, आप इसको अगर ध्यान से स्टडी करोगे तो Z2 के अंदर पॉसिबल ऑर्डर क्या है? एक तो 1 है, एक तो 2 है। ओके, एक 1 है आपका और एक 2 है। और Z20 के अंदर पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या है? 20 के जितने भी डिवाइजर है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया,
6 7 8 9 10 हो गया, और उसके बाद आई थिंक सो डायरेक्टली 20। मेरे हिसाब से यही है। ठीक है, अगर कुछ मिस हो गया होगा तो देख लीजिए। तो अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो मैक्सिमम एलसीएम कितना पॉसिबल है? मैक्सिमम एलसीएम, यहाँ का मैक्सिमम नंबर ले लो और यहाँ का मैक्सिमम नंबर ले लो। तो मैक्सिमम एलसीएम क्या है? एलसीएम ऑफ 2, 20, और एलसीएम ऑफ 2, 20 कितना है? 20 है। मतलब क्या कि Z2 क्रॉस Z20 में जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा ना किसी एलिमेंट का, वो 20 ही हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि U100 में भी वही चीज होगी, क्योंकि दोनों आइसोमॉर्फिक है ना। तो U100 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 2, सॉरी ग्रेटर देन 20। ओके, यानी कि 20 से ज्यादा ऑर्डर का कोई एलिमेंट होगा ही नहीं U100 के पास। लेकिन अगर मुझे ये चीज पता नहीं होती, ठीक है, ये वाला पोर्शन अगर मुझे मालूम नहीं होता, तो क्या मैं डायरेक्टली U100 को देखकर ये बात कह सकती? बिल्कुल नहीं कह सकती। ये कैसे पता चला? जब मैंने U100 को तोड़ा डायरेक्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में, और इस डायरेक्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें जो है Z2 के बारे में और Z20 के बारे में पता है, आसानी से पता है, इसीलिए हम U100 के बारे में ये चीज बता पाए। तो ये है इसका फायदा जो आप स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, मान लीजिए मैं U79 की बात करती हूँ। तो 79 जो है एक प्राइम नंबर। ओके, तो ये जो 79 है, ये आपका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसका? Z ऑफ 5 ऑफ 79। ओके, तो 5 ऑफ 79 कितना होगा? 78 हो जाएगा, बिकॉज वो प्राइम नंबर है, एक माइनस ही करना है। तो U79 जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? Z78 की तरह बिहेव करेगा। ओके, सिंपल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, U3, U3 किसके आइसोमॉर्फिक होता है? अभी हमने देखा ना Z2 के आइसोमॉर्फिक होता है ये। तो U3 के पास कितने एलिमेंट होते हैं? U3 मतलब ऐसे एलिमेंट जो 3 से छोटे और उसके रिलेटिवली प्राइम हो, यानी कि एक 1 हो गया और एक 2 हो गया। ठीक है, और Z2 के पास क्या आ गया? Z2 के पास आता है एक 0 और एक 1। ठीक, तो दोनों आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, ये दोनों आइसोमॉर्फिक है। और यहाँ पे देखो ये नंबर कितना है? ये नंबर 3 है और ये नंबर 2 है। वैसे यहाँ पे भी है, ये 79 है, ये 78 है, लेकिन दोनों के पास एलिमेंट कैसे हैं? बराबर है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल U15 का हमने देख लिया था। सो ओके, मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना काफ़ी है। नेक्स्ट आप जो है डायरेक्टली होमवर्क लिख लीजिए। तो होमवर्क है आपका U5000। ओके, अब आप कहोगे कि आपने तो छोटे छोटे सिंपल सिंपल वाले किए और हमको जो है U5000 पकड़ा दिए। तो ऐसा नहीं है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने बस क्या करना है, U5000 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है और देखना है ये किसके आइसोमॉर्फिक। ओके, सो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं बता दूं, आई होप कि, आई थिंक सो कि मैं अबेलियन ग्रुप को डिस्कस करूंगी। ठीक है, आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि भाई जब हम थियरी पढ़ रहे थे तो वहां पे पढ़ने का तरीका और यहाँ पे पढ़ने का तरीका बहुत अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जो है एप्लीकेशन ज्यादा देख रहे हैं। मतलब क्या कि पहले एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, जैसे हमने पहले जो है सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया। उसके बाद अभी हमने डायरेक्टली डायरेक्ट प्रोडक्ट को देखा। डायरेक्ट प्रोडक्ट को इसीलिए देखा क्योंकि यहाँ से जो है न्यू एग्जाम्पल्स आपके पास पता चल रहे हैं, न्यू एग्जाम्पल पता चल रहे हैं। यानी क्या कि हमारे पास जो है ना एग्जाम्पलों की वो होने वाली है क्या, एग्जाम्पल का एक पूरा सेट बनने वाला है। और जब ये एग्जाम्पल्स हमारे पास सारे आ जाएंगे तो हम इन पे जो है अलग अलग प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे कि भाई इनमें से अबेलियन कौन है, साइक्लिक कौन सा है, सेंटर ग्रुप कौन सा बनाएगा, किसका कौन सा सेंटर ग्रुप बनाएगा, नॉर्मल ग्रुप, सब ग्रुप, ये सारी चीजें अब पढ़ेंगे क्योंकि अब हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और जब हम थियरी पढ़ रहे थे तो सबसे पहला हमारा फोकस था थियरी पर। ओके, तो थियरी में क्या होता है कि डेफिनेशन से शुरू करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं और फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर से डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं, डेफिनेशन एग्जाम्पल डेफिनेशन एग्जाम्पल। ठीक है, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, एक बार पूरे एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं, अब डेफिनेशंस अब देखेंगे काफी। जैसे कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि मैंने यहाँ पे जो है आइसोमॉर्फिज्म ये पढ़ाया नहीं अभी तक, लेकिन इसका यूज कर दिया है क्योंकि मुझे पता है कि आपने थियोरी पढ़ ली है, आप थियोरी पढ़ ली है, इसलिए आप इन वीडियोस को देख रहे हैं। ठीक है, तो रीजन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।